आप सभी का आज के हमारे ई व्याख्यान में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं डॉक्टर रमेश चंद मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आज आप सभी को संयोजन के सिद्धांत ई व्याख्यान श्रृंखला की कड़ी के रूप में आज सामंजस्य तत्व के बारे में अध्ययन व अनुशीलन की ओर लेकर जाऊंगा। जैसा कि हम सभी ने जाना कि जो संयोजन के सिद्धांत हैं वो 6 होते हैं। पहला सहयोग, दूसरा सामंजस्य, तीसरा संतुलन, चौथा प्रभाविता, पांचवा प्रवाह और छठा प्रमाण। इन 6 सिद्धांतों में आज हम द्वितीय सिद्धांत सामंजस्य के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आइए। सामंजस्य कला सृजन का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्रण के सभी तत्व यथा रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल, रेखा इत्यादि सभी एक दूसरे के साथ मेल खाते प्रतीत हों, वह चित्र में निरर्थक विकर्षण तत्व न आ पाएं, तब चित्र सामंजस्यपूर्ण कहलाता है। इसके कारण चित्र में निरर्थक आकर्षण को जो घटाते हैं ऐसे तत्व नहीं आ पाते। अर्थात जब किसी समूह के सभी अंग शक्तिशाली सादृश्य में बंधे हों तो वह सामंजस्य चयन का उदाहरण कहा जा सकता है। जब किसी समूह के सभी अंग और जब इन अंगों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि जब समस्त तत्व समस्त कलाकृति के अनुरूप ढल जाएं, तब सामंजस्य चयन के साथ साथ सामंजस्य व्यवस्था भी होती है। चित्र में सामंजस्य का भाव किस सीमा तक रहे, यह चित्र विशेष का विषय है, परंतु विरोधाभास केवल आकर्षण के लिए हो तो वह उचित है, अन्यथा वह सामंजस्य के लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। अतः चित्र में समाविष्ट बड़ी वस्तुओं में परिवर्तन के लिए विरोधाभास का पुट दिया जा सकता है। सामंजस्य में चित्र के सभी तत्व रेखा, रूप, रंग, तान, पोत व अंतराल सभी अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि रेखा का सामंजस्य किस तरह से होता है। रेखा का सामंजस्य करने के लिए चित्रकार सामान्यतः रेखाओं की आवृत्ति करता है। आवृत्ति से तात्पर्य यहाँ यह है कि जब कलाकार एक रेखा की पुनरावृत्ति या उसका अनुकरण करती हुई दूसरी रेखा का अंकन किसी संयोजन में करे तो वहाँ रेखाओं की आवृत्ति के द्वारा चित्र में रेखा सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। कहीं कहीं चित्र में एक रेखा का गतिरोध करते दूसरी रेखा के प्रयोग से भी रेखाओं में सामंजस्य स्थापित किया जाता है, और कहीं कहीं चित्र में संधि रेखाओं का प्रयोग चित्र के गतिरोध को मृदु बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिससे चित्र में रेखा सामंजस्य होता है। रूप सामंजस्य में मुख्यतः मुख्य व सहायक रूपोकारों की ऐसी व्यवस्था की जाती है जिसमें परस्पर व एक दूसरे के लिए पूरक का कार्य करें।
छोटे एवं बड़े आकारों की सामंजस्यता इत्यादि। रंग सामंजस्य के अंतर्गत किसी एक विशिष्ट रंग योजना का प्रयोग संयोजन में किया जाता है, जैसे निवर्णीय वर्ण योजना या एक वर्णीय वर्ण योजना या बहुवर्णीय वर्ण योजना या प्राथमिक वर्ण योजना। इस तरह से वर्ण नियोजनों का प्रयोग कर चित्र में वर्ण सामंजस्य स्थापित किया जाता है। तान सामंजस्य के अंतर्गत चित्र में रंगों की विभिन्न तानों का प्रयोग कर गहरी, हल्की और मध्यम तीनों तरह की तानों का प्रयोग कर चित्र में तान सामंजस्य स्थापित किया जाता है। आवश्यकता अनुसार चित्रण में इन तानों का प्रयोग कलाकार अपने चित्रकृति में करता है और चित्र में तान सामंजस्य स्थापित करता है। पोत सामंजस्य के अंतर्गत एक चित्र में एक दूसरे से मेल खाते पोत का प्रयोग हो। पोत की संरचना प्रकृति से प्राप्त होती है। वह पोत से किसी भी आकार को अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। अतः चित्र में पोत सामंजस्य का भी कुशलता से प्रयोग होना चाहिए। और अंतराल सामंजस्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि संयोजन के सिद्धांत में या किसी भी कलाकृति में जब इन कलाकृतियों को संयोजित किया जाता है तो वह अंतराल में ही इन तत्वों का मधुर संयोजन होता है। अतः अंतराल का उचित प्रयोग कर अंतराल की सम व असम विभक्ति का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग कर चित्र में अंतराल सामंजस्य को स्थापित किया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि चित्र संयोजन में सामंजस्य का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। वह चित्र में एक तरह से आकर्षक तत्वों की एक मिलाप है। आकर्षक तत्व एक तरह से इस तरह से गुथे हों, उनमें आपस में सौहार्द का भाव हो, वो सभी तत्व मिलकर के एकता के सूत्र में होते हुए भी एक दूसरे का सहयोग करते प्रतीत होते हैं, एक दूसरे के सौंदर्य को बढ़ाते हुए प्रतीत होते हैं, तो वहाँ सामंजस्य का भाव चित्रकृति में होता है। देखो, यहाँ यह जानना और समझना अति आवश्यक है कि सहयोग या एकता के सिद्धांत में ये सभी तत्व एकता के सूत्र में पिरोए होते हैं, पर सामंजस्य के सिद्धांत में एक बारीक जो एकता और या सहयोग के सिद्धांत और सामंजस्य का सिद्धांत है, उसमें जो बारीक मूलभूत अंतर है वह यही है कि वो एकता के सूत्र में रहकर एक दूसरे के लिए जब कार्य करते हैं, ये सभी तत्व एक दूसरे के सौंदर्य को द्विगुणित करने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे में इस तरह से गुथे होते हैं कि उनमें परस्पर एक दूसरे को अलग करना असंभव हो। सामान्यतः उनको एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जाता हो, तो वहाँ सामंजस्य व्यवस्था होती है। इस सामंजस्य व्यवस्था के कारण ही जो चित्रकला के विविध तत्व हैं, प्रथम रेखा, द्वितीय रूप, तृतीय रंग, चतुर्थ तान, पंचम पोत और षष्ठम अंतराल, तो ये सभी तत्व एक दूसरे के साथ जो मेल खाती हुई प्रतीत होती हैं, उसके कारण चित्र के आकर्षक जो चित्र का आकर्षण है, कलाकृति का आकर्षण है,
वह बढ़ता है और इसके कारण ही चित्र में जो विकर्षणकारी जो तत्व हैं उनका अभाव होता है। इस तरह से देखते हैं कि किस तरह से एकता का या सामंजस्य का सिद्धांत इन जो कला के तत्व हैं उनको एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करता है। पर सामंजस्य का सूत्र जो सिद्धांत है एकता के सूत्र में पिरोए हुए चित्रकला के तत्वों का आपस में मेल कराने का कार्य करता है। वो एक साथ उपस्थित होकर यदि बेमेल लगें तब वहाँ सामंजस्य नहीं होता। अतः एक साथ चित्रकला के सभी तत्व चित्र संयोजन में उपस्थित होकर जब उनमें मेल होता है आपस में, वो एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाने में सहायक होते हैं, तब वहाँ सामंजस्य का सिद्धांत होता है। और चित्रकला के जो तत्व हैं वो यदि सुगठित सामंजस्य में होंगे तो कृति अवश्य ही प्रभावी बन पड़ेगी और दृष्टा या दर्शक वर्ग उस कृति के सामंजस्य से प्रभावित होकर इन चित्रकला के तत्वों का जो सुमेल संयोजन है उसमें वो अपनी जो विषय की विषय वस्तु है इन सब में वो एक तरह से खो सा जाता है। इस तरह से सफल सामंजस्य कलाकृति चित्रकृति के लिए एक आवश्यक महत्वपूर्ण संयोजन के सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। धन्यवाद।